नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोग का TEE.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 4 का 13, 14 और 15 लेसन, 3 लेसन कंप्लीट करेंगे और NCERT का 3 लेसन और 3 लेसन SCERT का हो जाएगा, यानी टोटल 6 लेसन हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। कमाल का वीडियो सेशन होने वाला है। यदि आप प्राथमिक क्लास का टीचर बनना चाहते हैं TRE 4.0 या 5.1 में, तो इसको देखना मत भूलिए। ये सीरीज बहुत काम का है, एक भी मतलब क्वेश्चन मिस मत कीजिए। NCERT SCERT का पहला ऐसा सीरीज है जो इतना दमदार है, डायरेक्ट आपको एक सीट दिलाने का ये पावर रखता है ये सीरीज। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। जी हाँ, पहला चैप्टर जो है आज का 13वां चैप्टर है, पहाड़ों से समुंदर तक। पहाड़ से पूरा समुद्र तक आज हम लोग घूमेंगे इस क्वेश्चन की मदद से। पहला करा, निम्नलिखित में से कौन सा रंग कोहरे से न्यूनतम पर किरणित होगा? तो लाल हो जाएगा सबसे कम, प्रिज्म से भी सबसे कम होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति पानी के अंदर एक मछली को देखा। मछली कैसे दिखेगा? तो जहाँ पे वो मछली होगा ना, असल में इस जगह पर है तो ये ऊपर थोड़ा सा दिखेगा, अपने स्थिति से ऊपर। ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। नेक्स्ट है कि समुद्री प्रदूषण का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? समुद्री प्रदूषण का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है? तो कृषि अपवाह, कृषि से निकलने वाला जितना कचरा होता, एक मिनट, हाँ ठीक है, कृषि अपवाह होता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, औद्योगिक अपशिष्ट नदी में बहाया जाता है। तेल रिसाव भी माना जाएगा, बाहित मल भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा कृषि का अपवाह जो चाहता है ना, वो होता है। क्योंकि कृषि अपवाह का मतलब जितने कार्बनिक होते हैं पेड़ पौधे सारे चले जाते हैं ना उसके साथ, इसीलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। क्योंकि अपशिष्ट जल कितना निकाला जाएगा, उससे कई गुना। समुद्र पूछ रहा है ना, नदी तो पूछा नहीं आपसे है। जल प्रदूषण का कारण है, जल प्रदूषण का कोई तो कारण होगा। तो जल प्रदूषण का कारण है कीटनाशक, मानव गतिविधि, जनसंख्या वृद्धि, ये सभी हो जाएगा जल प्रदूषण का कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आ गई है? क्या हम लोगों ने ऐसा गलती किया? तो कह रहा है अपशिष्ट जल का ठीक से निपटान नहीं करने के कारण क्या हुआ कि पानी की गुणवत्ता खराब हो गया, पानी में जाके वो सब चीज़। निम्नलिखित में से कौन पानी में पौधे और जानवरों के विलुप्त होने का कारण है? निम्नलिखित में से कौन पानी में पौधे और जानवरों के विलुप्त होने का कारण है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। डैश जल को ऑक्सीजन रहित करके मछली को मारता है, इसमें कौन सा रिक्त स्थान में सही फिट बैठेगा? नदी में फेंका गया बाहित मल, हवा में धूल। यहाँ आंसर की बात करें तो आंसर यहाँ पे किताब में गलत दिया गया है, कह रहा है हवा में धूल कण, ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता। आंसर हो जाएगा नदी में फेंका गया बाहित जल। बाहित मल जो होता है जल को ऑक्सीजन रहित करके मछली को मारता है, इसमें यही आंसर होगा, पहला ही। 8वां क्वेश्चन कहता है, नदी में समुद्र जल का जलबद्ध रूप से उतार चढ़ाव होना डैश कहलाता है? बताइए। 8 का तो ज्वार भाटा कहते हैं, ऊपर नीचे को ज्वार ही भाटा के नाम से जानते हैं ना। आइए अब सॉल्यूशन से बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो सॉल्यूशन पढ़ते हैं। कर प्रकाश का प्रकीर्णन वह परिघटना है जिसमें प्रकाश किरण उपयुक्त प्रकाश के तरंगधर के समतुल्य आयामों के कणों को होकर गुजरने पर अन्य सभी दिशाओं में पुनर्निर्देशित हो जाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। मतलब यहाँ प्रकाश है, ये ऐसे 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 स्कैटर हो जाएगा चारों तरफ किसी धूल कण पर पड़ के। प्रकाश की तरंगधर जितनी कम होगी उतना वो प्रकीर्णित अधिक होगा। नीला रंग सबसे ज़्यादा होता है, यही कारण है कि नीला या बैगनी रंग प्रकाश में सबसे अधिक फैलती है और लाल रंग सबसे कम फैलती है। यही कारण है कि आसमान नीला भी दिखता है। एक आंसर और भी अलग से आपको मिल गया। नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति पानी के अंदर मछली को देखता है। मछली मूल स्थिति से ठीक ऊपर दिखेगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। प्रकाश सामान्य से दूर चला जाता है, मतलब उसका जो क्या बोला जाता है उसको, एक सेकंड में पिक्चर बना के दिखाता हूँ। यहाँ से जा रहा था, इसका रास्ता सीधा ऐसे था, बट ये ऐसे चला जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। यही कारण होता है कि थोड़ा मछली का जो स्पष्ट स्थिति है उससे वो ऊपर दिखाई देगा। अगला कहा जा रहा है 3rd नंबर क्वेश्चन, कृषि अपवाह कृषि भूमि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों, गौर से सुनिए, उर्वरकों के कीटनाशक अवशेषों और अकार्बनिक अवशेषों को संदर्भित करता है। यह अपवाह बड़े पैमाने पर मीठे पानी को प्रदूषित करते हैं, फिर यह प्रदूषक अंततः महासागर के पास चले जाते हैं, इसीलिए महासागर को भी खराब कर देते हैं। इन उर्वरकों में मौजूद अत्यंत नाइट्रोजन और फॉस्फेट भूजल में स्रावित हो सकते हैं। यह अफवाह मध्यम से बड़े जलमार्ग जा सकते हैं और यही क्या करते हैं, प्रॉब्लम का घर खड़ा करते हैं। पानी तब दूषित हो जाता है जब भूमि पर उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक हवा
और वर्षा द्वारा जल के निकायों में बह जाते हैं। आगे कहा जा रहा है कि औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज का पानी भी जल निकायों को बह जाता है और यह कुशल जल निकास प्रणाली नहीं होता है। अगर उसको सही से प्रबंधन आपने नहीं किया, वो जाके खराब कर दे रहा है पूरे पानी को। जनसंख्या वृद्धि, मानव गतिविधि भी ये क्या कारण है जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि से भी क्या होता है, गंदगी बहुत फैलता है। जल निकाय के आसपास मानव गतिविधियों, कपड़े धोने और बर्तन जल प्रदूषण में वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि के साथ भी बढ़ जाती है। आगे कहा जा रहा है कि घरों, कृषि भूमि और कारखानों के मल अपशिष्ट और द्रव अपशिष्ट को झीलों और नदियों में बहा दिया जाता है। इन अपशिष्ट में हानिकारक रसायन और विषाक्त पदार्थ होते हैं जो जलीय जानवरों और पादप के लिए जल को जहरीला बनाते हैं। क्लियर है ये सब बात। कचरों में कांच, गौर सुनिए, कचरों में कांच, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, स्टायरोफोम आदि जो रहते हैं, अलग अलग वस्तुएं जल में निम्नीकरण होने से अलग अलग समय लेती है। मतलब पानी में जल्दी वो गलेगा नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आगे कहा, महासागरों में घुले ऑक्सीजन के स्तर में मामूली कमी भी समुद्र जीवों को बहुत प्रॉब्लम देता है और इसके वजह से वो मरने लग जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि उर्वरक अपवाह, सीवेज, गौर से सुनिए, उर्वरक अपवाह, सीवेज, पशु अपशिष्ट, जलीय कृषि और जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन का जमाव पौधे के जीवन को अत्यधिक वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। यह प्रक्रिया जिसे सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन के रूप में जाना जाता है, वह ज़्यादातर तटीय क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। नदी में फेंका गया बाहित मल जल को प्रदूषित करता है, जिससे मछलियों के जीवन बहुत छोटा होते जा रहा है और मर रहे हैं वो। सुपोषण समय के साथ जल निकायों में फॉस्फेट और नाइट्रेट जैसे पोषक तत्वों के संचयन को संदर्भित करता है, जो शैवालों के विकास को उत्तेजित करता है। इसके परिणाम स्वरूप घुलित ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एक और यहाँ पे शब्द जानिएगा, बीओडी, बहुत बार पूछा गया है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं इसको। जैव रसायन ऑक्सीजन मांग बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों द्वारा खपत ऑक्सीजन की मात्रा है, जबकि वे अवायवीय अस्थायों के तहत कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं। यानी ऑक्सीजन कितना है यह बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव पर निर्भर करता है। आगे कहा जा रहा है, हालांकि बढ़ते हुए बीओडी का मतलब कि बैक्टीरिया अधिक उपलब्ध ऑक्सीजन का उपभोग कर रहे हैं, इसीलिए मछली के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन में कमी हो रही है। दिन में समुद्री जल का लयबद्ध रूप से ऊपर नीचे उठना ज्वार भाटा कहलाता है। पृथ्वी के सतह पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। एक चैप्टर दोस्त यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आइए अब नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। बसवा का खेत। बसवा नाम का कोई बंदा है, उसका खेत के बारे में कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को डैश कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। फूल के अध्ययन को क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी में फूल तो लगा ही हुआ है। सिल्वीकल्चर है, सिल्व कल्चर, दिमाग लगाइए। कह रहा है वन पेड़ों की खेती की कला और विज्ञान। वन के पेड़ों की खेती की कला और विज्ञान को सिल्वीकल्चर बोलते हैं, सिल्वकल्चर। शुगर बेबी डैश की एक किस्म है। शुगर बेबी ये तरबूजा का एक किस्म है। अब शुगर बेबी से शुगर केन मत समझिएगा। नेक्स्ट है कि 1985 में पालमपुर में मशरूम विकास परियोजना किस देश की प्रौद्योगिकी की शुरुआत के साथ शुरू की गई थी? तो ये आंसर हो जाएगा आपका डच, 1985 में। गहन कृषि का तात्पर्य डैश है। गहन कृषि का तात्पर्य क्या है? तो हो जाएगा खेतों के तहत दी हुई भूमि, अधिक श्रम और पूंजीगत आदान को, एक सेकेंड, खेत के तहत दी गई भूमि पर अधिक श्रम और पूंजीगत आदानों का उपयोग करना। एक सेकेंड दीजिए मुझे। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है लगा देना, जिससे कि ज़्यादा के ज़्यादा हमको फसल मिले। हमको पहला सही है। इसका सॉल्यूशन पढ़ के बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सॉल्यूशन पढ़ते हैं। फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है। क्लियर है बात? फ्लोरिकल्चर कहाँ से आया? हॉर्टिकल्चर से। हॉर्टिकल्चर में बागवानी वगैरह बताए थे, जिसमें फूलों की पैदावार, मार्केटिंग, कॉस्मेटिक और परफ्यूम इंडस्ट्री के अलावा फार्मास्यूटिकल, मतलब जहाँ से दवा बनता है, आदि शामिल है। एंथोलॉजी और फ्लोरिकल्चर समान है। एंथियोलॉजी कहिए या फ्लोरिकल्चर कहिए, समान है। आगे कहा जा रहा है वनस्पति विज्ञान पौधे का अध्ययन है, जबकि प्राणी विज्ञान जानवरों का अध्ययन है। क्लियर है?
फिनोलॉजी पौधे और जानवरों के जीवन चक्र में आवधिक घटनाओं का अध्ययन है। फिनोलॉजी पौधे और जानवरों के बीच जीवन चक्र में आवधिक घटना का अध्ययन है। आगे कहा जा रहा है सिल्वीकल्चर वन वृक्षों की खेती की कला और विज्ञान है। इसका मुख्य उद्देश्य वनस्पतियों के संरक्षण, संवर्धन और उत्पादन को बढ़ावा देना होता है, जिससे हमारे पास वनों से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के लाभों का अधिक संरक्षण का उपयोग हो सकता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिल्वीकल्चर का प्रमुख उद्देश्य वनों के संरक्षण से है। शुगर बेबी तरबूज की एक किस्म है। इस किस्म का उपयोग मुख्य रूप से सब्जी की खेती और छोटे बगीचों के लिए किया जाता है। भारत एमपी मशरूम विकास परियोजना पालमपुर 1985 में मशरूम उत्पादन में डच प्रौद्योगिकी का उपयोग के लिए 1992 में शुरू किया गया था। आधुनिक वैज्ञानिक तर्ज पर वाणिज्यिक खेती 1977 में सोलन में शुरू की गई थी। सोलन को प्रदेश का मशरूम जिला घोषित कर दिया गया। गहन कृषि, गौर से सुनिए, गहन कृषि श्रम, मशीनरी और अन्य कृषि संसाधनों के उच्च आदान यानी इनपुट का उपयोग करके भूमि के किसी दिए गए क्षेत्र में कृषि उत्पाद को अधिकतम करती है। यह विधि व्यापक खेती के बिल्कुल विपरीत है, जहां प्रति इकाई क्षेत्र में कम प्रबंधन और कम इनपुट के साथ भूमि का अधिक उपयोग रूप से प्रयोग किया जाता है। गहन कृषि भूमि की प्रति इकाई उच्च उत्पादन उत्पन्न करने के लिए सिंचाई, उर्वरक, अन्य तकनीकी इनपुट और कई तरह के प्रयोगों का प्रयोग करके क्या किया जाता है कि जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व अधिक है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। इसी को गहन कृषि बोलते हैं। मंडी से घर तक अध्याय 15 में है, मंडी से घर तक। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बिना क्षतिग्रस्त लहसुन में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सल्फर, सल्फर ऑक्जिलेट। एक सेकंड रुक जाइएगा, लहसुन में सल्फर का ही गंध रहता है ना? एलिनेज आंसर दे रहा है, एक सेकंड मुझे दीजिए। अच्छा, सही है दोस्त। एलिनेज भी क्या है ना, सल्फर का ही एक यौगिक है। बस यहाँ ऐसा जान के नाम दे दिया ताकि हम लोग कन्फ्यूजन हो। सल्फर मेरे माइंड में था इसीलिए मैं ऊपर मार दिया, लेकिन ऑक्जिलेट यहाँ लिखा हुआ है, एलिनेज भी सही होगा। करा बिना क्षतिग्रस्त लहसुन में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एलिनेज के कारण होता है। तंबाकू का उद्गम स्थल डैश है, मतलब तंबाकू कहाँ से मतलब पैदा हुआ पौधा है? तो अमेरिका से आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? सूरजमुखी सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में सूरजमुखी सबसे ज़्यादा होता है। पर्पल बियना किसकी एक किस्म है? तो गांठ गोभी का है, गोभी जो होता है उसका है। नेक्स्ट कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी काटते समय आंसू निकलते हैं? प्याज। सब्जियों का अध्ययन कहलाता है, सब्जी का अध्ययन क्या कहलाएगा? मछली पालन, उत्तक संवर्धन। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए ऐसा है, ऑलेरीकल्चर आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह का ऑप्शन बनाया कि आप आराम से इसको पकड़ सकते थे। सब्जियों पर पानी क्यों छिड़का जाता है? पका रखना, सूखा रखने के लिए, गंदा रखना, तरोताज़ा रखने के लिए। तो आंसर क्या डालिएगा? तरोताज़ा रखने के लिए। यहाँ कह रहा है कि एलिसीन लहसुन से प्राप्त एक ऑर्गेनिक सल्फर यौगिक है। जब ताज़ा लहसुन को काटा या कुचला जाता है तो एलिनेज एंजाइम एलिन को एलिसीन में बदल देता है, जो ताज़ा लहसुन की सुगंध के लिए जिम्मेदार होता है। एलिसीन लहसुन के पौधे पर कीटों के हमलों के खिलाफ रक्षा तंत्र का हिस्सा है। तंबाकू जीनस निकोटियाना की पत्तियों से प्राप्त होता है, जो कि सोलेनेसी परिवार का एक पौधा है, जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के लिए स्थानीय है। सीमित घरेलू उत्पाद के कारण भारत सूरजमुखी तेल का पर्याप्त मात्रा में आयात करता है, मतलब बाहर से मंगाता है। प्रमुख उत्पादक बोला जाए तो कर्नाटक है। भारत में सर्वाधिक उत्पादक तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी होता है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना और फिर महाराष्ट्र। कर्नाटक में कहा जाता है 7.94 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 3.04 लाख टन उत्पादन के साथ भारत का सबसे बड़ा सूरजमुखी उत्पादक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश आ गया, महाराष्ट्र आ गया, बिहार है, उड़ीसा और तमिलनाडु है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि सूरजमुखी की खेती भारत में लगभग 1.48 मिलियन हेक्टेयर में फैली हुई है, जिसकी औसत उपज 0.6 मीट्रिक टन प्रति एकड़ माना जाता है। पत्ता गोभी किस्में वाइट बियना, उत्तर का राजा, पर्पल बियना, गोलिथ वाइट, सदाशिव जिसको बोलते हैं। गांठ गोभी की अगर बात करें, ब्रासिका ओलेराइसिया संस्करण गोलियोलोडस, ये इसका क्या नाम है, बायोलॉजिकल नेम है। कुसीफेरा से संबंधित है। उत्पत्ति का केंद्र भूमध्य सागरीय क्षेत्र माना जाता है। कहा जा रहा है प्याज में साइन प्रोपेथियल एस ऑक्साइड नाम का एक रसायन होता है। इसी रसायन की वजह से हमारी आंखों में पानी आता है। यह आंखों की लैक्रिमल ग्रंथियों को प्रभावित करता है, जिससे आंखों में आंसू आने लगता है। ऑलेरीकल्चर सब्जी उगाने का विज्ञान है जो भोजन के लिए गैर काष्ठीय जड़ी बूटी पौधे की खेती से संबंधित रखता है, यानी जड़ी बूटी में भी ऑलेरीकल्चर ही आएगा। सब्जियों को मुरझाने से बचाने के लिए छिड़काव जरूरी है। कुछ सब्जियां जैसे प्याज और आलू पर छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसके छिलके पानी को अंदर रखने में मदद करता है। आइए अब क्या करें, अब हम लोग करते हैं SCERT का क्वेश्चन। मुझे ये सीरीज इतना बढ़िया लगता है ना कि बच्चे अगर इस चीज़ को समझ जाए तो उसके पता पूरा लाइफ में चेंजिंग आ सकता है, क्योंकि NCERT SCERT एक साथ पूरा कम्बिनेशन है, पूरा थ्योरी भी हो जा रहा है। जब इसका सोल्यूशन पढ़ा जा रहा है, बच्चे इसको समझ नहीं पाते। बहुत लोग जो समझ रहे हैं, मुझे पता है बहुत कुछ वो हासिल करेंगे। एक सीट जो है ना काफ़ी है, एक सीट उनको वो खुशी देगा ना, माशाल्लाह। खेत से घर तक निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का सही समूह है? खरीफ का पूछ रहा है तो चावल, बाजरा, मक्का और कपास ये हो जाएंगे आंसर। ये सभी खरीफ फसल है। इसमें गेहूं है तो रबी फसल है। जूट है, यहाँ पे चना आ गया, गड़बड़ कर दिया चना। यहाँ गेहूं है, देख रहे हैं तीनों कटने के कारण चना गेहूं के कारण कट गया। तो आंसर क्या हो गया? चावल, बाजरा, मक्का और कपास। भारत में निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली, तिल, बाजरा। उपर्युक्त में से कौन से मुख्य रूप से वर्षा वाली फसल है? वर्षा में बाजरा होता है, तिल होता है, मूंगफली होता है। मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली बारिश के दिन में होता है। तिल, बाजरा, बाजरा होता है बारिश के दिन में, मुझे पता है। तिल, मूंगफली में कंफ्यूज हो रहा हूँ। तिल भी तो मुझे लग रहा है बारिश के दिन में ही होता है। तिल बारिश के समय में होता है। मूंगफली सिर्फ नहीं होता है, मान के चलिए, क्योंकि गेहूं कटने के बाद मूंगफली बोया जाता है। मूंगफली मूंग को ही तो बोलते हैं। दोस्त माफ़ी चाहता हूँ, इसका थोड़ा आप देखिए आंसर। वैसे मुझे लग रहा है एक से ज़्यादा आंसर इसका, ऐसे किताब में भी दिया है एक से ज़्यादा आंसर, तो मैं टिक मार सकता था, लेकिन मुझे ये भी तो क्लियर करना है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो मुझे इसका तो लग रहा है, अब मूंगफली का नहीं पता चल रहा था। ये तीनों का आप एक बार क्या कीजिए ना, नेट पे सर्च करके देख लीजिए कि वर्षा वाले फसल कौन से हैं। एक से ज़्यादा होगा, ये बात तो तय है। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल नहीं है मतलब तत्काल पैसा नहीं दे पाता है, उसको आप लंबा समय रख सकते हैं। तो ज्वार हो गया, ज्वार नकदी फसल में काउंट नहीं आता। मूंगफली हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, तुरंत आपको पैसा दे देता है। मिश्रित खेती का अर्थ क्या है? एक से ज़्यादा चीज़ का खेती करना। एक ही खेत में कई फसलों को एक साथ खेती करना क्या कहलाता है? मिश्रित खेती। मिश्रित फसल तब उपयोग होती है जब विभिन्न पोषक संबंधी आवश्यकताओं वाली फसल उगाई जाए। मतलब किसी को कुछ चाहिए ज़मीन से, किसी को कुछ चाहिए मिट्टी से। बात समझे? मिट्टी और ज़मीन से कुछ कुछ अलग अलग चाहिए, तब ये ना हो पाएगा। मतलब दो ऐसा फसल आप लगा दे, दोनों को सेम चीज़ चाहिए मिट्टी से, तो फिर दोनों में कंपटीशन हो जाएगा। हम जीतम तो हम जीतम, इस चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा। फसल चक्रण का अर्थ क्या है? फसल चक्रण का अर्थ क्या है? तो हो जाएगा मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए विभिन्न फसल को क्रमिक रूप से उपजाना, एक ही फसल बार बार नहीं, बदल बदल कर। सीढ़ीदार कृषि ज़्यादातर की जाती है पहाड़ी इलाका में, पहाड़ की ढलानों पर सीढ़ी बनाकर, ताकि पानी को रोका जा सके। भारत में शुष्क कृषि व्यापक रूप से प्रचलित है। शुष्क की खेती, सूखा सूखा दक्कन के क्षेत्र में माना जाता है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं।
खरीफ फसल मानसून या ग्रीष्मकालीन फसलें हैं। वे फसलें जो दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम जून या जुलाई की शुरुआत में बोई जाती है, यानी जून जुलाई के शुरुआत में बोला जाता है, उसको खरीफ फसल बोलते हैं, की शुरुआत में बोई जाती है। उसी मौसम यानी सितंबर अक्टूबर के अंत में काटी जाती है। मतलब जिस मौसम में शुरुआत हुआ उसी मौसम में काटा जाएगा, सितंबर अक्टूबर में काटा जाएगा। खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाएगा, खरीफ फसल के नाम से जानते हैं। इस मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल में आ जाता है धान, आ जाता है जूट, गन्ना, मक्का, ज्वार। अब यहाँ पे याद करना है हम लोग को, वर्षा वाले ये सारे हैं, ठीक है, याद करिए अच्छे से। चावल वर्षा में होता है, जूट भी, गन्ना भी क्योंकि रस बनाने के लिए, मक्का भी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कपास हो गया, अच्छा कपास, मूंगफली, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, जूट, गन्ना, बाजरा, ज्वार, मक्का, सूरजमुखी, चाय, कॉफ़ी, रबर, तिल भी, अच्छा तिल भी, कुछ दालें जैसे मूंग हो गया, मूंग भी, उड़द, ये सभी वर्षा में होते हैं। ये बहुत अच्छा मुझे लगा, आप इसको नोट करके प्रैक्टिस करिए 2-4 बार, वर्षा में होने वाला याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे धान चावल हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया, जूट पता है ना पटुआ जिससे निकलता है, मक्का हो गया, मकई तो जानते ही है, ज्वार, बाजरा, ये सभी सब सेम कुल का पौधा है। कपास हो गया जिससे रुई निकलता है, मूंगफली, मूंगफली समझ रहे हैं, अच्छा सॉरी, मूंगफली को मैं मूंग समझ रहा था, क्या मैं तकनीक ध्यान नहीं आ रहा था हर बार में। मूंगफली तो समझ रहे हैं, मूंगफली हो गया, बेदाम जिसको हम लोग बोल देते हैं, सोयाबीन भी हो गया, सूरजमुखी भी हो गया, चाय, कॉफ़ी, रबर तो हो ही गया, मूंग और उड़द, तिल भी आ जाता है। चलिए ये सारे वर्षा में होते हैं, ये बात माइंड में रखेंगे। आइए अभी इधर आते हैं। कहा जा रहा है खरीफ फसलों को मानसून फसल के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसकी खेती मानसून ऋतु में की जाती है। इसकी फसल की ऋतु जून में प्रारंभ होती है और अक्टूबर में समाप्त हो जाती है, ये भी माइंड में आ ही गया है ना। इन फसल का वर्षा ऋतु के आरंभ में बोया जाता है, जैसे चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, रागी एक नया बढ़ गया, इसमें ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। रागी भी एक नया इसमें जुड़ गया। प्रमुख फसलों को उनके उपयोग के आधार पर 3 प्रमुख श्रेणी में विभाजित किया जाता है। क्या क्या है पढ़ते हैं उसको। जैसे कहा जा रहा है खाद्य फसलें, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, दालें, ये सब खाद्य फसल है। नकदी फसलें, मसाले जितने हो गए नकदी फसल, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, तिलहन हो गया, ये सब नकदी फसल है जिससे पैसा आता है। खाद्यान्न जिससे खाया जाता है, भले ही बेच लेते हैं, गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, दालें। नकदी फसल मसाले, गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट, तिलहन। रोपण फसलें क्या होता है, कॉफ़ी, नारियल, चाय, रबर। एक बार बोइए लंबा समय चलेगा, कॉफ़ी, नारियल, चाय, रबर, ये सब पे रोज रोज नहीं बोया जाता, एक बार बो दिया लंबा समय चलता है, इसलिए रोपण फसल कहलाता है। मिश्रित खेती एक कृषि प्रणाली है जिसमें एक किसान विभिन्न कृषि पद्धतियों को एक साथ करता है, जैसे कि नकदी फसलें और पशुधन। नकदी फसल के साथ पशुधन भी रखे रहता है। इसका उद्देश्य विभिन्न स्रोतों के माध्यम से आय के वृद्धि करना और वर्ष भर भूमि और श्रम की मांगों को पूरा करते रहना है। मिश्रित फसल जिसमें बहुसंस्कृतिक अंतर फसल या सह खेती के रूप में भी जाना जाता है। फिर से सुनिए, मिश्रित फसल का और नाम बहुसंस्कृतिक फसल, ठीक है, अंतर फसल या सह खेती के रूप में भी जाना जाता है। सह खेती तो साथ में खेती, एक प्रकार की कृषि है जिसमें एक ही खेत में एक साथ एक से अधिक पौधे लगाए जाते हैं, फसलों को एक साथ विकसित करना शामिल होता है। मिश्रित फसल किसान के लाभ को अधिकतम करने और जोखिम को कम करने, मौसमी श्रम को नुकसान को कम करने और आय की स्थिति को अच्छा करने के लिए माना जाता है। फसल चक्रण एक ही जगह पे उगाने वाले मतलब एक ही उगाने वाले स्थान में कई वर्षों के एक विशेष क्रम में फसलों को व्यवस्थित रोपण को कहते हैं। कहा जा रहा है यह प्रक्रिया मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखने की मदद करता है, मिट्टी के कटाव को कम करता है और पौधे की बीमारियों और कीटों को भी रोकता है। फसल रोटेशन के साथ विशेष पोषक तत्व की आपूर्ति की जाती है, इसे लगाई गई फसल के आधार पर होता है। क्या फसल कैसे चुन के लगाते हैं, पहले कौन लगाया फिर उसके बाद क्या लगाया आप। कहा जा रहा है सीढ़ीदार जो कृषि होता है जिसको ट्रेस फार्मिंग बोलते हैं, अस्थायी तथा पारिस्थितिकीय कृषि के लिए पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत में बदल दिया जाता है। हिमालय पर्वत के ढालों पर इस प्रकार की कृषि बड़े पैमाने पर अपनाया जाता है। इस खेती में चावल, आलू, चाय, कॉफ़ी वगैरह ये सब चीज़ उगाया जाता है। सीढ़ीदार कृषि जिसको ट्रेस कल्टीवेशन कहते हैं, इस प्रकार की खेती जिसमें विभिन्न कदम या टेरेस बनाए जाते हैं, इन्हें पहाड़ी ढलानों की स्थिति में बनाया जाता है।
खेती की पद्धति चरणों का उपयोग किया जाता है। किसी पहाड़ और पहाड़ी के किनारे पर बने होते हैं। प्रत्येक स्तर पर भिन्न फसल उगाई जाती है। जैसे ऐसे समझिए, ये पहाड़ है, इस पर कोई खेती नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अगर मैं ऐसे कर दूं, तब यहाँ पे खेती हो जाएगा, यहाँ पे खेती हो जाएगा, इन सभी जगह पे, यहाँ पे हो जाएगा। अभी भी तिरछा ही है, बट यहाँ खेती हो सकता है। ये पार्ट जो है लंबा खड़ा हो गया, यहाँ पे मैंने इतना ऐसे ऐसे कर लिया, इसी को सीढ़ीदार खेती बोलते हैं। इन सभी पर खेती किया जाता है। ये है टेक्निक। एक सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि दक्कन के क्षेत्र में सूखा कृषि व्यापक रूप से होता है। शुष्क कृषि खेती की एक उन्नत प्रणाली को संदर्भित करती है, जिसमें मिट्टी और जल प्रबंधन द्वारा अधिकतम मात्रा में पानी की संरक्षण किया जाता है, यानी पानी का प्रयोग बहुत कम होता है। इसमें कम भूमि और असमान वितरित वर्षा वाले क्षेत्र में मिट्टी और फसल के प्रबंधन को कुशल प्रणाली द्वारा किया जाता है। बाल मेला और खेल, चैप्टर का नाम है बाल मेला और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बूला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधि से सुविख्यात है? ये आपको याद रखना, बुक के आधार पर है। बूला चौधरी ये तैराकी से संबंधित है। बुलबुला कहाँ पानी में बनता है, तो याद रखिए तैराकी से। एकदम ट्रिक आसान है इसका। निम्नलिखित में से किस खेल को प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी खेला जाता है? क्रिकेट हो गया, क्रिकेट। एक मिनट, अच्छा 11 खिलाड़ी नहीं होते। क्रिकेट में होते, हॉकी में होते, फुटबॉल में होते, खो खो में नहीं होता 11 खिलाड़ी। क्रिकेट में, हॉकी में और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी खेलते हैं दोनों पक्ष से। पद्मश्री पुरस्कार को सम्मानित होने वाले एथलीट कौन थे? पहले एथलीट पूछा जा रहा है, बहुत आसान है, हर कोई जानता है। मिल्खा सिंह थे, इनको पद्मश्री दिया गया था सबसे पहले। पद्मश्री मिल्खा सिंह को दिया गया था सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल।